तो अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि रेयांश जो भी दरवाजे के पास न जाकर के हल्का सा पीछे की तरफ आते हैं और उसे मंदिर की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं, जिसमें माता रानी का एक छोटा सा मूर्ति था। वो जिस तरह से कॉर्नर पे अपने गर्दन को टिल करके उस तरफ देखते हुए बात कर रहे थे, सब लोग रेयांश को बस यूं ही देखे जा रहे थे कि आखिर रेयांश कर क्या रहे हैं। वहीं कुछ स्टाफ जो कि जिया के रूम से बाहर की तरफ आ रही थी और माहौल जो दोबारा से हर जगह सीरियस हो गया था, जिसे देखकर रेयांश का दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अब आने वाले कुछ सेकंड में उनका क्या रिएक्शन होने वाला है। जिया अगर उनकी सही सलामत रही तब तो रेयांश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, लेकिन अगर उनकी जिया वाकई में उनसे दूर हो गई तो फिर वो क्या करेंगे? वो किस तरह से बर्दाश्त कर पाएंगे इस सदमे को? अभी वो अंदर जा पाते उससे पहले ही कुणाल जो बाहर की तरफ आ रहा था, और वो कुणाल की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरी बंदूक मुझे तो कुणाल। जैसे ही रेयांश का इतना टूटा हुआ आवाज़ कुणाल सुनता है, वो रेयांश से कहता है, सर आप ठीक तो? रेयांश से कहते हैं, मेरी बंदूक मुझे वापस दो। बहुत शरीफ बन लिया मैं, बहुत ज़्यादा नहीं। वही कुणाल जो कहता है, सर मेरी बात। मेरे रेयांश से कहते हैं, जितना कहा है उतना करो कुणाल। और ये बोल करके उन्होंने अपने एक हाथ को आगे बढ़ा दिया था। अब एक हाथ में रेयांश के बुके था, जैसे वो बहुत ही प्यार और उम्मीद से बनवा कर लाए थे, और दूसरी तरफ उनके हाथ में बंदूक। अब वो कुछ आगे के स्टेप्स ही इस बात का फैसला कर पाए थे कि रेयांश किसे यूज़ करने वाले हैं। सब लोग अब कमरे से बाहर आ चुके थे। जिया जो अकेले ही बस इस वक्त वार्ड में लेटी थी। रेयांश को नहीं पता था वो जिंदा है या फिर उनसे हमेशा के लिए दूर जा चुकी है, और वो अपनी आंखें जोर से बंद करते हैं और एक गहरी सांस भरते हुए धीरे से कहते हैं, जिया आपको बहुत मानती थी कान्हा जी, मेरे लिए नहीं तो उसके फेथ के लिए उसे बचा लीजिएगा। उन्हें नहीं पता था कि अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, और वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए ही उस रूम का दरवाज़ा खोल दिए थे जहां अंदर जिया लेटी हुई थी। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला था, उनकी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आंखें खोल करके अपनी जिया को देख सकें। वो धीरे से दरवाज़ा बंद करते हैं और सारे परिवार वाले जो बाहर आकर इकट्ठा हो गए थे, सबका चेहरा एक जैसा था, बिल्कुल सीरियस। जिया जो अभी अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी और मशीन्स भी अब उसके हाथों से निकाल दी गई थी, जिसे देख करके रेयांश एकदम से अपने हाथ के उस बुके को साइड में टेबल पर ऑलमोस्ट फेंकते हुए अपने हाथ में लिए उस गन के साथ जिया के पास आते हैं और उसका हाथ अपने गालों पर रखते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, तुमने जो भी कहा मैंने किया जिया। देखो मैं मार खाकर वापस आया हूँ, मैंने उस पर हाथ तक नहीं उठाया, और तुम मेरे साथ इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकती। आई नो तुम जग रही हो, आई नो तुम मुझे सुन रही हो जिया। और ये बार बार बोलते हुए रेयांश अपने एक हाथ से जिया की गालों पर, तो कभी उसके सर पर, तो कभी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे टैप करते उठाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोबारा से गन को अपनी पॉकेट में डालते हैं और जिया को दोनों हाथ से उसका गाल पकड़ते हुए कहते हैं, जिया। उसके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क भी हट चुका था, और वहीं वो जिया के चेहरे के करीब आते हुए धीरे से उसके फोरहेड पर अपने होठों को रखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हें खो नहीं सकता जिया। तुम्हें सुनाई दे रहा है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, डैम इट। इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती तुम मुझे। कौन सी गलती कर दी थी मैंने? सिर्फ यही ना कि मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने के लिए कह दिया था, कहा था कि तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, कहा था कि तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी है, मगर ऐसा नहीं है। मैं तरस रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए, सुनाई दे रहा है तुम्हें? लेकिन अभी भी जिया का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसे देखने के बाद रेयांश जो बस अपने चेहरे को ले जा करके जिया के ठीक चेहरे के सामने रख दिए थे, और वो अपनी गहरी सांसों को जिया के चेहरे पर धीरे धीरे छोड़ते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला था तो फिर ठीक है, मैं ख़त्म कर लूँगा खुद को, मैं ख़त्म। और ये बोलते बोलते रेयांश का चेहरा जो पूरी तरह से अब जिया के चेहरे के करीब आ चुका था, और इतना ज़्यादा कि रेयांश के अपने होंठ जो कि जिया के होंठ से इधर उधर टच हो रहे थे। लेकिन जैसे ही रेयांश के होंठ पूरी तरह से भी जिया के होंठों के पास जाते, रेयांश अभी धीरे से अपने आप को उसके चेहरे से दूर करते, लेकिन तभी तभी रेयांश को अपने सिर के पास कुछ भारी भारी सा महसूस होता है, जैसे उनके चेहरे को कोई ज़बरदस्ती जिया के करीब ले जा रहा हो। और वहीं रेयांश के चेहरे पर कुछ गरम गरम सा भी महसूस हो रहा था। वो जाकर के जिया के होंठ से पूरी तरह से अब लड़ चुके थे, और जिया का होंठ जो जाकर के रेयांश के होंठ के साथ पूरी तरह से अटैच होता है।
श्रेयांश कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उनका दिमाग तो पूरी तरह से सुन पड़ चुका था ये सोचकर कि वो जिया को खो चुके हैं। लेकिन तभी जिया का ठंडा हाथ जो श्रेयांश के गाल पर जाकर धीरे से टच होता है और उसके गर्माहट रेयांश के होठों में महसूस होती है। जैसे ही रेयांश धीरे से अपनी आंखें खोलकर जिया के चेहरे की तरफ देखे थे, उसकी आंखें तो अभी भी बंद थी, मगर रेयांश को अपने चेहरे पर जिया की सांसें महसूस हो रही थी। और जैसे ही रेयांश को यह एहसास हुआ था, वो सारे ख्यालों को छोड़ करके धीरे से जिया के सिर के पास अपने हाथ को ले जाकर के पीछे से रखते हैं और उसके चेहरे को अपने चेहरे के अगेंस्ट ला करके उसके होठों को और उसके गालों को बहुत ही प्यार और बहुत ही पैशनेटली से चूमने शुरू कर देते हैं। अब ये होठ जाकर के जिया के गाल पर टच होते, लेकिन तभी पीछे से कोई आकर के अपना गला क्लियर करते हुए कहता है, हॉस्पिटल है सर ये। पीछे से दो डॉक्टर के आने की आहट सुनाई दी थी और जिया ने भी अपने हाथ को रेयांश के गाल से धीरे से हटा लिया था, क्योंकि जिया काफ़ी टाइम से कॉन्शियस थी। इसी वजह से उसकी सारी मशीन्स को भी अब धीरे धीरे उसके शरीर से अलग कर दिया गया था। वैसे तो लगभग एक दिन पहले ही जिया की बॉडी पूरी तरह से रिकवर कर चुकी थी, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स आने में अभी भी थोड़ा वक्त लग रहा था। रेयांश ने जैसे ही जिया की आंखों को खुला हुआ देखा था और वो महसूस कर पाए थे कि उनकी जिया फाइनली अब उनकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ गई है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस चीज़ को किस तरह से संभाले, इतनी सारी खुशियाँ किस तरह से वो हैंडल कर पाए। और वो पीछे खड़े डॉक्टर को देखते हुए कहते हैं, मैं प्राइवेसी चाहता हूँ, निकलो यहाँ से। वहीं जिया को कुछ भी बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से अपने होंठ ठीक तरीके से खोले नहीं थे और ना ही कुछ बोला था। वो धीरे से अपने हाथ को ले जा करके रेयांश के उंगली पर रखती है और उनकी उंगली को ज़ोर से पकड़ते हुए अपने चेहरे को ना में हिला देती है, जैसे वो कह रही हो कि इस तरह से प्राइवेसी नहीं मांग सकते, ये हॉस्पिटल है। रेयांश उसकी बात समझते हुए उसके बगल में स्टूल पर आकर बैठते हैं और फिर उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, तुम वापस आ गए हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जिया अपने चेहरे को धीरे से रेयांश की तरफ घुमाती है और फिर बाकी के डॉक्टर और स्टाफ की तरफ ध्यान से देखने लगती है। सारे डॉक्टर बस जिया के रिपोर्ट और उसके पल्स रेट, हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए आए थे, लेकिन इस तरह का मूवमेंट वो भी जिया और रेयांश के बीच का रुइन ना करते हुए तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल गए थे। जिया धीरे से रेयांश की तरफ दोबारा से अपना चेहरा घुमा कर देखती और फिर अपनी एक उंगली को रेयांश के गाल पर रखते हुए कहती है, मैं आ गई वापस आपके पास और अब कभी दूर नहीं जाऊंगी आपसे। जिया के ये शब्द उनके कानों को इतना सुकून दे रहे थे कि रेयांश इस बात को किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। उसकी आवाज़ सुन करके रेयांश उसके गालों को जोर से अपने हाथों में भरते हैं और अपनी आंखों के आंसुओं को वो रोक ही नहीं पाते। जियान को इस तरह से रोता हुआ देखकर उनके गालों को धीरे से पिंच करते हुए कहती है, सपना नहीं है ये, हकीकत है, सब कुछ हकीकत है। रेयांश जो उसके गालों से अपने गाल को रब करते हुए कहते हैं, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिया। आइंदा से कभी तुम्हें खुद से दूर जाने के बारे में नहीं बोलूँगा, कभी तेज़ आवाज़ में बात भी नहीं करूँगा तुमसे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो यार, आई एम रियली सॉरी। वहीं जिया धीरे से अपनी आंखों को छोटा करते हुए धीरे से कहती है, क्या मैं सेंसिटिव हूँ ये नहीं पता था आपको? मैं बहुत होशियार हूँ, अब से जान लीजिए आप। उसकी आवाज़ बहुत ही धीरे धीरे आ रही थी। रेयांश उसकी बातों को समझते हुए कहते हैं, वैसे एक बात तो है, मेरे साथ रहकर ठरकी बहुत हो गई हो तुम। जैसे ही कोमा से बाहर ही मुझे किस करना शुरू कर दिया, शर्म नहीं आई? पेशेंट हो हॉस्पिटल में और यहाँ पर ही तुम शुरू हो गई। वही जिया जो कहती है, आप तो काफ़ी टाइम से मेरे साथ ही सो रहे, यहीं पर अपना सिर रखकर सोते थे ना? रेयांश हैरान होते हुए कहते हैं, तुम्हें दिखाई देता था सब और महसूस करती थी तुम मुझे अपने पास, तो फिर बात क्यों नहीं करती थी मुझसे? वही जिया जो कहती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई देता था और ना कुछ दिखाई देता था, बस पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आप यहीं सोते होंगे, इसलिए बोल दिया। वही प्रार्थना जी जो कहती हैं, हमें भी अपनी बहू से अगर इजाज़त हो तो मिल लूँ थोड़ा, मतलब बाकी लोग भी लाइन लगा कर इंतज़ार कर रहे हैं, माना कि तुम्हारी पत्नी है लेकिन हमारे भी कुछ लगती है। वहीं वासना और वेदिका भी अंदर की तरफ आ रही थी। वासना को देखकर जिया एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा ली थी,
जैसे अभी भी वो सब कुछ की दोषी खुद को ही ठहरा रही हो। लेकिन वासना जो आकर के जया के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी भाभी, मैंने सब कुछ भी बता रहे। वहीं रेयांश कहते हैं, इस बारे में बात नहीं करना है, और वैसे भी मेरी जिया को कोई टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टाइम बाद वो वापस आ रही है और आप लोग 5 मिनट में ये मिल मिलाप ख़त्म करिए। उसके बाद से मुझे अपनी वाइफ से बहुत सारी बातें करनी है। रेयांश की बातें सुनकर पीछे से प्रार्थना जी उनके पीठ पर थपथपाते हुए कहती हैं, मिल लेना आराम से, बहुत सारी बातें कर लेना, कम से कम अभी हमें उसे देखने तो दो। और फिर जिया के सामने आते हुए कहती हैं, पता है तुम्हारे साथ दिन भर यही महाशय रहते थे, हमें तो देखने को नहीं मिलता था। इतने मुश्किल से मानना पड़ता था कि 5-10 मिनट अंदर आ सकते हैं, और अंदर आने के बाद सैनिटाइज करो हाथ को, ग्लव्स पहनो, मास्क लगाओ। मतलब जो हमारे साथ इसने किया ना इन 8 दिनों में, सबका बदला लेना है तुम्हें जिया। जिया जब बस मुस्कुराकर प्रार्थना जी की बात सुनती है और फिर धीरे से अपनी नजरों को रियांश की तरफ कर लेती है। रियांश उन सब लोगों को देखते हुए कहते हैं, जा रहा हूं मैं बाहर, सिर्फ 5 मिनट। और ये बोलकर वो जैसे ही बाहर गए थे, कुणाल जो आकर के ठीक उनके सामने अपना हाथ उनके पैरों तरफ छुआने लगता है। लेकिन रियांश हल्का सा पीछे होते हैं और थोड़ा दूर जाते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें? कुणाल जो अपने हाथों को जोड़कर रियांश के सामने आते हुए कहता है, सर छू लेने दीजिए अपना पैर, बहुत बड़ा पाप हो गया था हमसे, लेकिन आइंदा से सर ऐसा कभी नहीं होगा। रियांश जो उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहते हैं, क्या नहीं होगा? मैं कुणाल जी कहता है, सर मैं जिया का अच्छे से ख्याल रखूंगा, आई प्रॉमिस। अभी तक तो रियांश नॉर्मली उसके कंधे पर हाथ रखे हुए थे, लेकिन ये बात सुनकर कि उनका हाथ जो पूरी तरह से उसके बाजू पर जकड़ता है और वो उसे अपने करीब लाते हुए कहते हैं, मेरी जिया का ख्याल तुम क्यों रखोगे? मैं मर गया हूं क्या? कुणाल अपने चेहरे को जल्दी जल्दी ना में हिलाता है और अपनी ही गलती पर पछताते हुए कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था सर, पर मैं ख्याल। रियांश कहते हैं, तुम सिर्फ वासना का ख्याल रखो और किसी का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये बोलकर वो साइड में आते हुए रेलिंग पर आकर टिक गए थे। रेलिंग से नीचे की तरफ देखते हुए रियांश जैसे हल्का सा टर्न हुए थे, उनकी नजर दोबारा से उसी कॉर्नर के मंदिर पर चली जाती है। वही रियांश मंदिर को देख करके अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाते हैं और काफी लापरवाही से अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए ठीक मंदिर के सामने आकर पीछे के दीवार पर अपना एक पैर टिकाते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास फोल्ड करते हुए अपनी गर्दन को टिल्ट करते हुए माता रानी की तरफ देखते हुए कहते हैं, जिस बात को मेरे घर वाले अपने 27 साल में नहीं समझा पाए, उस बात को समझाने के लिए सिर्फ आपको 8 दिन की जरूरत पड़ी। नाउ आई गॉट इट। आपसे देखा नहीं जाता ना जब आपके सामने कोई झुकता नहीं है तो, लेकिन मैं आपके सामने अब नहीं झुकूंगा। सिर्फ अपनी जिया के लिए ये सब किया है मैंने। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट आ गई आपके लिए मेरे दिल में, और मैंने मान भी लिया है कि आप एग्जिस्ट करते हैं। और आपने जो जो मुझसे करवाया है ना, आर्य एम्पायर का नाम पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। अब तो खुश होंगे आप? मेरे सारे बुरे काम का नतीजा मेरी बीवी के ऊपर थोप दिया, और मेरे सारे अच्छे काम का क्या? अब ये मत बोलिएगा कि उसके बदले मुझे आपने जिया दे दी है, क्योंकि उसे मैं खुद उठा कर लाया था, और कैसे जबरदस्ती शादी की है मैंने उसे, मुझे ही पता है। खैर, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मैं पूरी तरह से अच्छा नहीं बना, तो अगर मेरे सामने कुछ गलत होता है तो मैं उसे बर्दाश्त तो नहीं करने वाला। जो भी गलत करेगा उसकी सजा एक ही होगी, मेरे हाथों मौत। दूसरी बात, आपने ये जो मेरे बिजनेस ठप करवाया ना, बुरी तरह से मुझे लॉस में डाला है, उसकी रिकवरी आपको ही करवानी है। बहुत मैजिकल और मिरेकल्स करते हैं ना, तो ठीक है, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। और तीसरी बात, और ये बोलते हुए अपने कदम को ठीक तरीके से आगे की तरफ बढ़ाते हैं और अपने हाथों को ठीक उसी मंदिर पर रखते हुए कहते हैं, मेरी जिया के साथ जिसने भी ये किया है उसको मारने में आप खुद मेरी मदद करेंगी। मुझे अपनी जिया के साथ अच्छा वक्त बिताना है, लेकिन उससे पहले अपने सारे उन दुश्मनों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और स्पेशली जिया के दुश्मनों को। मेरी मेरी इतनी प्यारी बीवी के साथ जिसने इतना गलत करने के बारे में सोचा है ना, उसकी मैं जान निकाल दूंगा। श्रेयांश का हाथ जो अभी भी मंदिर की तरफ ही टिका हुआ था,
लेकिन तभी उनके कानों के पास कुछ खी के किसी के हंसने जैसी आवाज आने लगी थी। जैसे ही रेयांश अपने चेहरे को उस तरफ मोड़े थे, गौरव जो पोल के पीछे से छुप करके रेयांश की रिकॉर्डिंग कर रहा था। जैसे ही रेयांश ये देखते हैं, वो अपना गर्दन टिल्ट करके उसी की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे ही गौरव ये नोटिस करता है कि रेयांश ने उसे पकड़ लिया है, वो जल्दी जल्दी दर्शन और वीर के पास भाग कर आ जाता है और थोड़ा तेज आवाज में कहता है, भाई पूजा कर रहे थे। सोच यार, भाई खुद जाकर के मंदिर के सामने रिक्वेस्ट कर रहे थे भाभी के लिए। कितने बदल गए ना अपने भाई। जैसे उसने इतना बोला था, दर्शन और वीर पहले तो एक दूसरे को एक बार देखते हैं और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए दर्शन का हाथ जो गौरव के राइट और वहीं वीर का हाथ जो उसके लेफ्ट कंधे पर जाकर टिक गया था, और वो धीरे से गौरव को समझाते हुए कहते हैं, तू तो गया। और ये बोल कर कि वो गौरव के ठीक पीछे देखने लगे थे और उसको भी पीछे की तरफ ही मोड़ देते हैं। पीछे रेयांश जो अपने हाथ को फोल्ड किए हुए उसी की तरफ आकर के सामने खड़े होते हुए कहते हैं, हो गई फालतूगिरी तुम्हारी। थोड़ी देर के लिए भी सीरियस नहीं रह सकते तुम। हॉस्पिटल में भी पिटाना है तुम्हें। डिलीट करो। गौरव जब अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, भाभी को दिखाऊंगा। रेयांश कहते हैं, क्या दिखाओगे? गौरव जी कहता है, यही दिखाऊंगा कि आप उनके लिए कितने एफर्ट्स करते हो। भाभी खुश हो जाएंगी और फिर वो थोड़ी रोमांटिक भी हो जाएंगी आपके साथ। रेयांश जो उसके बाल को अपनी तरफ जोर से पकड़कर खींचते हुए कहते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करूं नेहा के सामने। जैसे ही गौरव ने यह सुना था, वो एकदम से अपना सरनाम हिलाते हुए कहता है, भाई नहीं, मैं करता हूँ डिलीट, मैं करता हूँ। क्योंकि उसने भी नोटिस कर लिया था कि नेहा जो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए रेयांश और गौरव को ही देख रही थी और स्पेशली गौरव की तरफ उसकी नजर थी। गौरव तुरंत ही रेयांश को दिखाते हुए उस वीडियो को डिलीट कर देता है। वह रेयांश अटके से उसे छोड़ते हैं और अब रूम के सामने आकर कहते हैं, हो भी गया और कितनी बातें करेंगे आप लोग। अंदर अभी भी पूरा परिवार मौजूद था। रेयांश की बातें सुन करके वासना जो कहते हैं, अब चलते हैं वरना भाई उधर मचाना शुरू कर देंगे। भाभी के बिना उन्हें रहा नहीं जाता ना। ये उन लोग की बातें सुनकर के हल्का सा मुस्कुरा दी थी और अपनी पलकों को नीचे की तरफ चिपका ली थी। वही प्रार्थना जी उसको आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, जल्दी से ठीक हो जाओ और बहुत जल्दी तुम्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, फिर हम सब घर चलेंगे। घर बिल्कुल सूना हो गया था तुम्हारे बिना। ये सब लोग अब एक एक करके रूम के बाहर की तरफ जाने लगे थे। अभी रेयांश अंदर आते ही कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, मुझे अपनी बहन से मिलना है। जैसे रेयांश ने आवाज सुनी थी, अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अभी वो दोबारा से अंदर जाने वाले होते, लेकिन तभी विश्वास जो कहते हैं, एक बार मिल लेने दीजिए, उसके बाद से हम लोग वैसे भी जा रहे हैं। रेयांश जो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, वो आप लोग के साथ कंफर्टेबल नहीं है और अगर कंफर्टेबल नहीं है तो ऑब्वियसली मैं किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दूंगा। मेरी जिया को आप लोग पसंद नहीं है और उसे नहीं पसंद है मतलब मुझे भी नहीं पसंद है। लेकिन अब ईशान जो कहता है, मेरी बात सुन लीजिए, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और उसके साथ ही एक दफ़ा जिया को देख लेने दीजिए प्लीज़। विश्वास जी के रिक्वेस्ट करने पर रेयांश ने उन दोनों को अंदर आने की परमिशन दे दी थी, लेकिन अगर वो दोनों जिया से मिलते भी तो रेयांश की मौजूदगी में। रेयांश जैसे अंदर की तरफ आए थे, जिया रेयांश की तरफ ही ध्यान से देखे जा रही थी और फिर से उसकी आंखों में सुकून छलकने लगा था। लेकिन जैसे ही उसे अपने कानों में ईशान और विश्वास की आवाज़ सुनाई दी थी, वो बार बार अपनी उंगली को इधर उधर करते हुए थोड़ा घबराना शुरू कर दी थी। रेयांश जो उसके कंधे पर आकर अपना हाथ रखते हैं और वहीं स्टूल पर आकर बैठते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं हूँ तुम्हारे साथ। वह ईशान जो धीरे से अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाकर अभी जिया के चेहरे पर रखता उससे पहले ही रेयांश उसके गालों को अपने दोनों हाथ से कवर करते हुए कहते हैं, डोंट वरी जान, यू आर जस्ट माइन और तुम्हारे बिना इजाजत के तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। वह ईशान जो विश्वास जी की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्या इंसान है, मुझे अपनी बहन से ठीक तरीके से बात तक नहीं करने दे रहा, समझता क्या है खुद को। वही रेयांश जो ईशान की तरफ देखते हुए कहते हैं, उनसे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो ना। मैं खुद को तुम्हारी बहन का पति समझता हूँ, यानी मैं जिया का हस्बैंड हूँ और मैं उसे किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। देख लिया ना अपनी बहन को, अब जा सकते हो। मैं ईशान जो एक बार रेयांश की तरफ देखता है और फिर विश्वास जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तो जा रहा हूँ, इसका एटीट्यूड भला
लहजा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। और ये बोल करके वो गुस्से में बाहर की तरफ निकल गया था। वही विश्वास जी जो रेहान से कहते हैं, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अगर 2 मिनट मिल सकता हो आपका तो। रेहान अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मेरा नंबर है आपके पास, बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं काफ़ी व्यस्त हूँ। और ये बोलकर वो दोबारा से जिया की तरफ अपना चेहरा कर लिए थे और एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाए थे। जिया भी उन्हें देखकर शांति से बस अपनी आंखों को रेहान की आंखों में डाले हुए सब कुछ भूलकर उन्हीं को देखने लगी थी। विश्वास जी भी उन दोनों को ज्यादा परेशान न करते हुए रूम से बाहर की तरफ निकल गए थे और अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए कहते हैं, बहुत बार आपकी गलतियां बर्दाश्त कर ली है मैंने, पर इस बार नहीं। इस बार आपके साथ रेहान अग्निहोत्री जो करेंगे वो आप डिजर्व करते होंगे। और ये बोलकर वो ईशान के साथ दोबारा लखनऊ के लिए वापस निकल चुके थे। वही जिया जो धीरे से रेहान की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, पानी मिल सकता है क्या? रेहान अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, डॉक्टर से पूछकर, उन्होंने कहा है अभी 2 घंटे का गैप चाहिए, तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा वक्त चाहिए चीज़ों को जिया जब अपने सर को हाँ मिलाते हुए धीरे से कहती है, मैं रेहान उसके होठों के पास आते हुए कहते हैं, प्यास लगी हो तो मैं बुझा दूं प्यास? जैसे जिया ने सुना था वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने चेहरे को रेहान के दूसरी तरफ कर ली थी। वही रेहान अपनी एक उंगली के सहारे से जिया के चेहरे को दोबारा से अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, अब और नजर नहीं फेरने दूंगा तुम्हें, ऐसे ही मुझे देखती रहो। यूं ही इसी तरह से प्यारी प्यारी रेहान की बातें जो बस जिया सुन रही थी और उनके चेहरे को देख रही थी। और इसी तरह से आज का दिन तो ये बीत जाता है। अगला दिन जिया अब थोड़ा बहुत खाने पीने लायक हो चुकी थी, उसे बस जूस पर रखा जा रहा था। सूप वगैरह के साथ ही उसकी आज सुबह की डाइटिंग शुरू होती है। एक तरफ रेहान का पूरा ध्यान जो जिया में लगा हुआ था, दूसरी तरफ गौरव, मृदुल, राधिका, रोनी सब मिल करके घर की अच्छी तरह से डेकोरेशन कर रहे थे, क्योंकि आज शाम तक जिया डिस्चार्ज होने वाली थी। उसके साथ ही 2 हॉस्पिटल से स्टाफ भी रखे जाने वाले थे जो कि जिया का अच्छी तरह से ख्याल रख सके। वैसे तो ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि रेहान अपनी जिया के साथ वैसे भी किसी को रहने नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर चैटर्जी जो सिर्फ जितेंद्र जी की वजह से इतना जल्दी जिया को डिस्चार्ज दे रहे थे, वरना अभी तो लगभग 3 से 4 दिन वो और जिया को हॉस्पिटल में ही रखना चाह रहे थे। लेकिन रेहान इस तरह से जिया को और दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रख सकते थे। बहुत सारे मीडिया के प्रेशर के साथ उन लोगों को ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वहीं घर में इस वक्त डेकोरेशन चल रही थी। इस वक्त गौरव जो स्टूल पर चढ़ करके नेहा के साथ मिल करके फ्लावर से जगहों को सजा रहा था, वो भी ऊपर की तरफ फ्लावर लगा ही रहा था कि तभी नेहा, जिसके फोन पर किसी का कॉल आता है और वो कॉल पिक करने के लिए चली जाती है। इस वक्त राधिका ने रोनी को नीचे ही छोड़ रखा था और वो भी इधर उधर आए हुए सामानों के साथ खेल रहा होता है। वहीं वो स्टूल पर जाकर के अपना हाथ रखते हुए धीरे से गौरव के पैर को अपनी उंगलियों से सहलाने लगता है। गौरव जो मुस्कुराते अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके शर्माते हुए कहता है, ये क्या कर रही हैं आप नेहा जी? सब लोग यहीं पर हैं और चाची भी ये सब देखेंगे तो। ये बोलते बोलते गौरव ने अपनी आंखें तक बंद कर ली थी। वही रोनी का हाथ जो धीरे धीरे उसके पैंट के पास आने लगा था और जैसे ही पैंट के अंदर वो अपनी छोटी छोटी उंगलियां घुसाता, उससे पहले ही गौरव जो हंसते हुए कहता है, मुझे गुदगुदी हो रही है नेहा जी, ऐसे तो मत करिए। लेकिन तभी नेहा जो सामने की तरफ से कॉल से किसी से बात करते हुए गुजर रही थी, जिसे देखकर गौरव एकदम से हैरान होकर के जैसे अपने बगल में देखा था तो वहां पर इस वक्त रोनी खड़ा था, जिसके हाथ में एक गुलाब था और वो उसी के पैंट के अंदर गुलाब को डाले जा रहा था। गौरव जो परेशान होते हुए कहता है, ए हट। राधिका जो रोनी को अपने पास बुलाते हुए कहती है, इधर आओ बेटा। और ये बोलकर वो भी सीढ़ियों की तरफ चली गई थी। रोनी जो कहता है, हटो ना। लेकिन रोनी थोड़ा बदमाशी करते हुए बार बार उस स्टूल को हिलाने लगा था जिस पर इस वक्त गौरव खड़ा था। गौरव जो ऊपर की तरफ कुछ पकड़ने की कोशिश तो करता है, मगर उसका हाथ जो स्लिप कर जाता है और रोनी के बार बार टेबल हिलाने की वजह से गौरव के साथ साथ रोनी भी नीचे की तरफ गिरता है। दूर बैठा लुसिफर जो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया था, क्योंकि उसे कुछ आवाज सुनाई दी थी और वो भी दौड़ कर उन लोग के पास आता है। अब रोनी
गौरव एक दूसरे के ऊपर और उसके ठीक बगल में लूसीफर आकर के बैठ गया था। जैसे ही प्रार्थना जी और मृदुल ने आवाज सुनी थी, वो दोनों लोग भी पीछे की तरफ मुड़ गए थे। आज गणपति बप्पा का विसर्जन भी होने वाला था, जिसकी वजह से एक नेक्स्ट लेवल तैयारी चल रही थी। जिया के आने का इंतजार था और उसके बाद ही गणपति बप्पा का विसर्जन होता। मृदुल जो दौड़कर आती है और नीचे गिरे और रोने को अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, बच्चा क्या हुआ? रोना रोना नहीं, क्या हुआ? वहीं रोनी जो बार बार गौरव की तरफ इशारा कर रहा था। गौरव जब अपनी कमर को पकड़ते हुए कहता है, ओ मेरी कमर। कितना नालायक है ये लड़का। वह मृदुल जी कहती है, ये नालायक है या आप नालायक है देवर जी? आपको समझ नहीं आता? बच्चे के ऊपर गिर गए आप। बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? वह गौरव जो धीरे से खड़े होते हुए कहता है, बच्चा एक नंबर का अभी वो कुछ बोलता है, लेकिन तभी बगल से नेहा जाते हुए कहती है, क्या हुआ? अभी वो रोने के पास जाती है, उससे पहले ही गौरव जो उसके सामने आ जाता है और झट से नेहा जाकर के गलती से उसके सीने से लड़ जाती है। गौरव ने जैसे ही नेहा के हाथ को अपने सीने पर महसूस किया था, वो एकदम से अपनी आंखें बंद किए एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है, आहा, ऐसा मरहम मिले तो फिर चोट तो मैं बार बार खा लूं। नेहा उसकी बात सुनकर के झट से पीछे होते हुए कहती है, सॉरी, मेरा वो मतलब मैं तो रोनी को देखने जा रही थी। मैं गौरव जी कहता है, मुझे भी देख लो, मुझे भी चोट लगी है, इसने गिराया मुझे। नेहा इस बात पर थोड़ा हंसते हुए कहती है, इसने आपको गिरा दिया? गौरव जब अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ, मेरा स्टूल हिला रहा था जानबूझ करके। मुझे लगा कि पहले आप मेरे पैर छू, मेरा मतलब वो। वही मृदुल जो कहती है, मैं चलती हूँ यहाँ से, बात कर लीजिए आप लोग। प्रार्थना जी जो इस वक्त अपने हाथ जोड़े गणपति भगवान के सामने खड़ी थी और अपनी आंखें बंद किए हुए वो जिया के बारे में सोचते हुए कहती हैं, उस बच्ची ने आपकी स्थापना करवाई थी रेहान से कहकर, और आज आप जा रहे हैं। हमारे बच्चे के सर से भगवान आज सारी बलाएं टल जाए। आप अपने साथ उसकी जिंदगी से सारे दुख को लेकर जाइएगा और हमेशा उसका साथ दीजिएगा। अपना आशीर्वाद हमेशा उसके साथ बनाए रखिएगा। अब नेहा गौरव जो दोबारा से डेकोरेशन में लग चुके थे, मृदुल और राधिका भी अभी डेकोरेशन के लिए उन लोग की मदद कराने आ ही रही थी, लेकिन तभी मृदुल जो राधिका को रोकते हुए कहती है, रहने दीजिए, कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। राधिका जो कहती है, पता नहीं कितने दिन तक ये आदमी उस लड़की के साथ टिकने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक ये दोनों एक साथ रहने वाले। मृदुल जो कहती है, इस बार सीरियस रिलेशन लग रहा है इनका, मुझे लगता है कि इस बार लंबा टिकेगा। वही राधिका जो कहती है, इससे पहले कि ये दोनों दोबारा से एक दूसरे से लगो, शादी करा देते हैं दोनों की। वही ये बात सुनकर के मृदुल जो हंसते हुए कहती है, इस लड़के की शादी नहीं, ये शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाएगा। शादी निभाना तो कोई रेयांश जी से सीखे। वाह, क्या हस्बैंड है। वही राधिका जो कहती है, हर शाम मंदिर गए वो, जो मंदिर के नाम से भी चर्चा करता था। दूसरी तरफ अब धीरे धीरे वक्त ढल रहा था और जिया के अब चलने की तैयारी हो रही थी। मीडियास को पहले से ही पूरी तरह से रेयांश के बॉडीगार्ड्स ने साइड कर दिया था और रेयांश के लगभग 150 से 200 आदमी जो पूरे हॉस्पिटल को घेर चुके थे। कोई भी नया रिस्क रेयांश नहीं ले सकते थे जिया को लेकर। और वहीं रेयांश की 12 गाड़ियां जो हॉस्पिटल की ठीक बाहर खड़ी थी। 2 स्टाफ आकर के जिया के कपड़े वगैरह को बदलवाती हैं और उसको अच्छे से तैयार किया जाता है। जिया भी काफ़ी टाइम बाद अपने कदम को नीचे की तरफ रखी थी, जिससे उसे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चलना ही भूल गई हो। वो रेयांश का हाथ पकड़ती है और धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन तभी रेयांश जो अगल बगल देखते हुए कहते हैं, वैसे ज़्यादा रोमांटिक तो नहीं अगर मैं तुम्हें हॉस्पिटल से गोद में उठा कर ले जाऊँ तो। ये सुनकर के जिया जो धीरे से अपना चेहरा रेयांश की तरफ मोड़ते हुए अपने चेहरे को नाम में हिला ली थी। रेयांश कहते हैं, नाम में मत हिलाओ क्योंकि मैं ऐसा करने वाला हूँ। और ये बोलकर वो बिना जिया को कोई वार्निंग दिए उसे अपनी गोद में उठाते हुए बाहर की तरफ आने लगे थे। दूर से ही मीडिया सिर्फ उन लोगों को कैप्चर कर पा रही थी, लेकिन कोई भी रेयांश के आसपास नहीं दिख रहा था। पहले से ही सारे बॉडीगार्ड्स जो कि लाइन बनाकर खड़े हो गए थे और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था ताकि कोई भी रेयांश और जिया को डिस्टर्ब न कर सके।
रेयांश जो जिया को लेकर की गाड़ी में आकर बैठे थे और वहीं कुणाल जो उनकी गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया था। जिया जो इस वक्त स्ट्रॉबेरी रेड में अनारकली सूट पहन रखी थी जो कि उसके पांव तक आ रहा था। आज गणपति विसर्जन था जिसकी वजह से उसे भी काफी अच्छी तरह से तैयार किया गया था। जिया के शरीर में कमजोरी तो अभी भी महसूस हो रही थी जिसकी वजह से वो अपने सर को ले जाकर रेयांश के सीने पर टिका दी थी। थोड़ी देर के सफर तय करने के बाद वो लोग अब मेंशन पहुंच चुके थे जहां से गणेश भगवान की मूर्ति धीरे धीरे बाहर की तरफ निकाली जा रही थी। काफी दूर पर बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। जिया जैसे ही धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर की तरफ आती है वो गणपति भगवान के मूर्ति के पास जाकर अपने सिर को झुका ली थी। रेयांश भी उसके हाथ को पकड़े हुए उसको सहारा दे रहे थे। उसने अपनी आंखों से ही बस भगवान की मूर्ति को देखकर बहुत सारी प्रार्थनाएं कर ली थी। वहीं अब उनकी मूर्ति बाहर की तरफ जाने लगी थी और जैसे ही जिया अपने कदम को अब अग्निहोत्री मेंशन के अंदर रखी थी उसकी आंखों से आंसू जो धीरे से उसके गाल पर छलक जाता है क्योंकि वो ये सोचकर इस घर से बाहर निकले थे कि शायद अब वो इस दहलीज पर कभी दोबारा अपने कदम नहीं रखेगी। उसका दिल टुकड़ों में बिखर गया था जब रेयांश ने बोला था कि वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। और जिया को धुंधला धुंधला सब कुछ याद आने लगता है। वो रेयांश के अभी हाथ पकड़कर अंदर की तरफ आ ही रही थी कि तभी प्रार्थना जी दोबारा से थाल लेकर उन दोनों के सामने आ गई थी और उन दोनों की आरती उतारते हुए कहती हैं, इससे पहले भी जब मेरी बच्ची आई थी इस घर में तो मैंने आरती उतारा था। अब दोबारा से आई हो तुम, लेकिन अगली बार तुम्हें खाली हाथ नहीं आना है। जिया जो उनकी बात को समझ नहीं पाती और वो धीरे से रेयांश की तरफ देखने लगती है। रेयांश उसको समझाते हुए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, मतलब हम दो और हमारे दो की बात कर रही हूँ मॉम। ये सुनकर जिया जो अपने चेहरे को नीचे कर ली थी वही सारे लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। जिया जितेंद्र जी की तरफ देखकर हल्का सा बस अपना सर झुका ली थी जैसे वो उनका आशीर्वाद ले रही हो। सब लोग उसे हॉल में बैठाना चाह रहे थे ताकि उससे कोई बात कर सके। उसके पास लोग बैठ करके उसके एक्सपीरियंस को जान सकें कि उसे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन रेयांश ये सब कहाँ होने दे सकते थे। उन्हें तो बस अपनी जिया को ले जा करके अपने रूम में लेटाना था और आराम से उसके बगल में लेट करके सोना था। उन्होंने अपनी 8 दिन की नींद पूरी तरह से त्यागी थी। हाँ, वो हल्का फुल्का अपनी झपकी ले लिया करते थे मगर उनको चैन की नींद कैसे आ सकती थी। अभी तक उनकी जिया रिकवर जो नहीं की थी और पिछली रात तो उनकी बस जिया को देखते देखते ही गुजर गई थी। लूसीफर भी उन लोग के पीछे पीछे आने लगा था और सबसे ज़्यादा खुश तो इस वक्त लूसीफर नजर आ रहा था क्योंकि वो इधर उधर खुशी में कूद फांद मचा रहा था और काफ़ी सामानों को भी नुकसान दे रहा था। लेकिन इस वक्त प्रार्थना जी ने भी उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया था। रेयांश उसको गोद में उठाए हुए सबके सामने ही ऊपर की तरफ ले आ रहे थे और जिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसको कहते हैं सुकून। और वो ले जाकर के धीरे से जिया को बेड पर लेटाते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कितना तड़पा हूं मैं तुम्हें यहाँ ले आने के लिए। जल्दी से रेयांश ने भी अपना फुटवेयर निकाल दिया था और अपने कोट को साइड में रखते हुए जिया के ठीक बगल में आकर के अपने शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स को खोलने लगे थे, जिसे देखकर जिया थोड़ा हैरान होती है और अपने हाथ की बदौलत पीछे खिसकते हुए अपने चेहरे को धीरे से नाम मिलाते हुए कहती है, अभी अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, ये करना था आपको। रेयांश जो अपने शर्ट की तरफ एक बार देखते हैं और फिर जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, डॉक्टर तुम्हें मेडिकेशन दे रहे हैं या कुछ और? इतने अजीब अजीब से ख्याल क्यों आ रहे तुम्हें? और मैं तो अपना शर्ट बस यूं ही उतार रहा था। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बदमाश हो रही हो? हाँ, आई अंडरस्टैंड कि 8 दिनों तक तुमने कितना मिस किया होगा मेरी डर्टी बातों को, पर स्टिल जिया अभी तुम बहुत वीक हो। जिया जो धीरे से पिलो को उठाती और अपने चेहरे पर रख ली थी। वही रेयांश जो अपने पैरों को उसके पेट के पास रखते हुए उसको जोर से अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहते हैं, चेहरा नहीं छुपाने दूंगा। बहुत मिस किया हो तुम्हें, अब आराम से सोना है मुझे, बहुत तेज नींद आ रही है। वही जिया जो धीरे से रेयांश के बाजू पर अपना हाथ टपटपाती, वही जिया जो धीरे से रेयांश के हाथों पर अपना हाथ मारती है, लेकिन रेयांश उसके हाथों को अपनी उंगलियों के बीच जकड़ते हुए कहते हैं, चुपचाप से सो जाओ, मुझे भी सोने दो। वही जिया जो कहती है, भाभी आई हैं। रेयांश कहते हैं, क्या हुआ, आने दो। क्या? जिया अपने सिर को हाँ मिलाते हुए
अपनी आंखों के इशारों से दरवाजे की तरफ रियांश को दिखाती है। वही रियांश अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं, ये क्या है जिया? क्या हम प्राइवेसी डिजर्व नहीं करते? क्या हम दोनों को अकेलापन नहीं चाहिए? मृदुल जो अंदर आते हुए कहती है, जिया के लिए दूध भेजा था मम्मी जी ने, मैंने सोचा दे दूं। जैसे ही रियांश ने मम्मी जी का नाम सुना था, वो मृदुल की तरफ देखते हुए पूछते हैं, बड़ी मॉम मेंशन में है? मृदुल जी कहती हैं, नहीं नहीं, वो तो उनके फ़ोन से मैसेज आया था। वो कह रहे थे कि अपनी बहन के घर जाना है, कुछ काम था उन्हें, इस वजह से वो गई हैं, पता नहीं कहाँ पर है अभी। अच्छा वो आपने याद दिला दिया, मैं बात कर। वही रियांश अपने कंधे कुचकाते हुए कहते हैं, रियांश उनकी बातों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, और जैसे ही वो अपने चेहरे को इधर उधर करते हैं, मृदुल भी समझ जाते हैं कि गलत टाइम पर डिस्टर्ब कर दिया। वहीं मृदुल जाते हुए कहती है, वैसे अगर आप लोग फ्री हो जाए ना तो मुझे बताएगा। हनीमून के ट्रिप के लिए ना मैंने बहुत सारी जगहों को सेलेक्ट करके रखा है, आप लोग उसमें से फाइनल डिसीजन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आपकी टिकट करवाएंगे। रियांश और मृदुल की बात सुनते हुए कहते हैं, पहली बार मुझे अपनी वाइफ के अलावा किसी और की बात इतनी इंटरेस्टिंग लगी है। वेल थैंक्स मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। मृदुल जी कहती हैं, अरे क्यों नहीं, मुझे भी तो आप लोग की नेक्स्ट जनरेशन देखनी है, कितने बदमाश होते हैं आप लोग के बच्चे। चलो दूध पी लेना। हाँ, और ये बोल करके वो हंसते हुए बाहर की तरफ निकल गई थी।